नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। स्कूल शिक्षा की बैठक में सीएम ने इस बात का फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि बच्चों की जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए 12वीं की परीक्षा न कराने का फैसला किया गया है। रिजल्ट का आधार क्या हो, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। ये एक्सपर्ट से बात कर रिजल्ट का आधार तय करेंगे। हालांकि अगर कोई छात्र परीक्षा देना चाहेगा तो उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। बेहतर रिजल्ट के लिए छात्र कोरोना के बाद परीक्षा दे सकेंगे। तो लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि क्या 12वीं के छात्रों का एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरह से उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए एग्जाम को करवाया जाएगा। ये तमाम तरह के सवाल थे और ये सवाल सिर्फ जिन लोगों को ये एग्जाम कंडक्ट करानी थी या जिन्हें देनी थी उन्हीं के मन में नहीं थे। ये सवाल हर उस घर में थे जिस घर में 12वीं का बच्चा है और उसे एग्जाम देना था, और ये समस्या बहुत विकराल होती नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में करते थे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हमने पहले ही ना कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के बच्चों का परिणाम घोषित किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। उन्हीं से जानेंगे, सर, परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आपकी बैठक हुई थी और छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया। निश्चित रूप से छात्रों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यापक संदर्भ में विचार करते हुए और यह निर्णय किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे अच्छा आज की परिस्थिति में कोई भी निर्णय हो नहीं सकता था। सर, छात्रों के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकल्प भी है कि अगर वो चाहते हैं कि वो दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी जब कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा तो परीक्षा दे सकते हैं। वो विकल्प हमने 10वीं में भी कहा है और 12वीं में भी विकल्प हो सकता है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो, क्योंकि अनिश्चितता जो बनी हुई थी, अनिश्चितता इससे समाप्त हो रही है और उनका जो असेसमेंट है वो बहुत वैज्ञानिक पद्धति से हम करने वाले हैं। किसी प्रकार की किसी को उसमें वो नहीं होगी। हम 10वीं में बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी, 11वीं में अच्छी करते हैं, उसको हम वेटेज दे करके और आकलन करने वाले हैं, पूरा असेसमेंट करने वाले, रिजल्ट शीट बनाने वाले हैं। इसलिए वो विद्यार्थी के ऊपर है। वो रिजल्ट शीट तैयार होगी, उसके बाद शायद विद्यार्थी यदि ये निर्णय करे तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आपने बताया कि बहुत अच्छे से रिजल्ट तैयार, तो रिजल्ट तैयार करने का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से रिजल्ट को मापा जाएगा? सर ने कहा भी है, सीएम ने, कि मंत्री समूह की एक बैठक, एक कमेटी बनाई गई है, वो फैसला करेंगे कि किस तरह से रिजल्ट तैयार किया जाना है, आंतरिक मूल्यांकन या दूसरे विकल्प। निश्चित रूप से परीक्षा का तो विषय खत्म हो गया। अब जो हमारा 10वीं के बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसको वेटेज देना, 11वीं की परीक्षा लोकल हुई थी उसको वेटेज देना, और जो इस साल भी, पिछले साल भी, मतलब जितना समय हमारा स्कूल चले हैं उस समय जो असेसमेंट किया है उस असेसमेंट को वेटेज देना, उसके आधार पर सीट तैयार होगी। और मंत्री समूह में भी हम हमारी बात इसी रूप में रखेंगे कि सब एक अच्छा रिजल्ट हम बना सकें,
छात्रों को संतोष हो, अभिभावकों को संतोष हो। जिस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही परीक्षाएं रद्द की गई हैं और छात्रों के सामने विकल्प पूरी तरह से खुला हुआ रखा गया है कि अगर वो परीक्षा देना चाहते हैं अपने बेहतर परिणाम के लिए तो आगे वो परीक्षा दे सकते हैं। जब कोरोना संक्रमण से माहौल पूरी तरह से ऐसा लगे कि सुरक्षित हो गया है, बच्चे एग्जाम सेंटर पर जाकर परीक्षा दे सकते हैं, तो उनके सामने सीबीएसई की तरह ही ये जो विकल्प है वो खुला रखा गया है ताकि वो परीक्षा दे सकते। कुल कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है छात्रों के लिए, छात्रों के परिजनों के लिए, और ये कह लीजिए कि लंबे समय से इस फैसले की दरकार थी, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुके हैं। छात्रों को अब एग्जाम नहीं देना होगा, उनके जो असेसमेंट हुए हैं उनके आधार पर अब उनका मूल्यांकन होगा, लेकिन इसके लिए भी एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। वो और एक्सपर्ट से चर्चा करेगी और फिर जो निर्णय निकलकर सामने आएगा उस आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, एक बहुप्रतीक्षित फैसला जिसका लंबे समय से इंतजार था वो आज निकलकर सामने आया और इसने स्पष्ट कर दिया कि जो असमंजस की स्थिति थी वो अब स्पष्ट है, वो साफ हो चुकी है। लेकिन क्या छात्रों के लिहाज से भविष्य की चुनौती अब और बड़ी हो जाती है या फिर उनके लिए अब जो रिजल्ट या जो परिणाम आएंगे वो मायने रखेंगे कि उनको आगामी भविष्य में करना क्या है? रंजना, जी दीपेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो स्टूडेंट्स हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये साफ कहा था कि ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते छात्रों के हित में परीक्षाएं फिलहाल आयोजित नहीं कराई जा सकती, इसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अब मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो गई हैं। यानी छात्रों के सामने जो असमंजस था वो तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। लेकिन रिजल्ट को लेकर अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि रिजल्ट के लिए फिलहाल मंत्री समूह का एक गठन किया गया है जो कि विचार करेंगे कि आखिर रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाए, यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा या फिर कोई और जो विकल्प है जिस पर विचार किया जाएगा। तो इसको लेकर जल्द से जल्द, यानी कहा जाए 1 हफ्ते के भीतर ये तय हो जाएगा कि रिजल्ट किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक और विकल्प छात्रों के सामने रखा है कि अगर वो इस तरह से स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, यानी जैसे ही कोरोना का जो संक्रमण है पूरी तरह से खत्म होगा उसके बाद स्टूडेंट्स खुद परीक्षा दे सकेंगे। जो चाहते हैं, जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट है या जिनको ये यकीन है कि वो उनका जो रिजल्ट है इस पैटर्न से बेहतर आ सकता है, तो उनके लिए खुला हुआ विकल्प है सीबीएसई की तरह कि वो आगे अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। लेकिन रंजना, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि 12th का स्टूडेंट ये क्राइटेरिया बनाता है कि मैं अगर मेरिट में आता हूँ, मैं अगर मेरिट होल्डर हूँ और अगर मेरा परिणाम वैसा आता है तो फिर मेरे लिए भविष्य ये रहने वाला है, अगर मैं उससे थोड़ा कहीं कम रहता हूँ तो फिर मैं इस विकल्प पर जा सकता हूँ। क्या ये असमंजस अभी भी छात्रों के मन में बना हुआ है? आपकी अगर छात्रों से कोई बात हुई हो? जी दीपेश, ये असमंजस तब होता जब किसी एक स्टेट का फैसला होता, लेकिन ये जो है सब स्टेट का फैसला है और खुद सेंट्रल में जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने फैसला लिया है। ऐसे में अब जिस भी एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठेंगे तो उसमें आकलन इसी तरह से किया जाएगा कि किस तरह से 10th में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे और किस तरह से आंतरिक मूल्यांकन में स्टूडेंट्स को नंबर दिए गए हैं, किस तरह से उन्होंने 6 मंथ रिविजन टेस्ट में अपना प्रदर्शन किया है। तो कुल मिलाकर इन तमाम अंकों का जो है आकलन किया जाएगा और उसके बाद जो कॉम्पिटिशन या जिस भी वो एग्जाम में बैठना चाहेंगे अपने आगे करियर के लिहाज से, तो उसमें इन तमाम अंकों का आकलन किया जाएगा। यानी ये असमंजस सिर्फ एक स्टेट का नहीं बल्कि तमाम स्टेट के जो स्टूडेंट्स उनके सामने भी, और इसके समाधान की तमाम कोशिशें भी लगातार की जा रही है। उसको लेकर जो गाइडलाइन है वो भी जारी की गई कि किस तरह से उनको बेहतर से बेहतर अंकों के लिहाज से आगे एडमिशन दिया जा सकता है। और इसमें 10वीं कक्षा के जो अंक हैं उसको भी पहली बार ऐसा है कि जब जोड़ा जाएगा उसके आधार पर भी इसका जो आकलन है वो भी किया जाएगा। बिल्कुल। रिजल्ट कब तक आ पाएगा, इसको लेकर क्या अभी मंत्री कुछ कह पा रहे हैं कि कितना और वक्त लगेगा? असेसमेंट के लिए 3 पहलू होंगे जो शुरुआती दौर में शिक्षा मंत्री बता रहे हैं।
ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अगर परीक्षाएं आयोजित होती तो इसमें बहुत लंबा वक्त हो जाता, क्योंकि जुलाई अगस्त में, अगर जुलाई की बात करें जैसे परीक्षाएं होती तो अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आता, तो जाहिर सी बात है कि छात्रों के लिहाज से बेहद जो देरी है वो हो सकती थी। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट है एक हफ्ते के भीतर अगर कहा जाए तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा उसको लेकर अभी फिलहाल जो मंत्री समूह है उसकी कमेटी गठित की गई है, वो निर्णय लेगी और उसके बाद जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि रंजना बता रही है कि अभी मंत्रिमंडलीय जो समिति बनाई गई है अब उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो अब ये तय करने वाली है कि किस तरह से असेसमेंट होंगे या फिर क्या आधार को इन विद्यार्थियों के रिजल्ट को बनाने का। और यही वजह है कि अब वो मंत्रिमंडलीय जो समिति है वो एक्सपर्ट से भी बात करेगी और सलाह मशविरा होगा। उसके बाद एक पैटर्न तय किया जाएगा कि आखिर ये जो रिजल्ट है ये बनाया किस पैटर्न पे जाए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो सबसे बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है वो एग्जाम थे, वो परीक्षाएं थी, और इसी वजह से इस पर विचार करने में भी इतना विलंब लग गया कि आखिर ये एग्जाम कराए जाएं या फिर नहीं कराए जाएं। लेकिन सरकारों ने भी चिंता इस बात की ही की है कि विद्यार्थियों के भविष्य से ज्यादा उनकी सेहत आवश्यक है, और उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए इन एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया है। अब अगर उनके मन में कोई चिंता है, कोई संशय है कि वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर और अच्छा आकलन कर सकते हैं और अच्छा हासिल कर सकते हैं, तो फिर यह विकल्प उनके लिए खुला रहेगा कि वो एग्जाम भी दे सकते हैं और एग्जाम देने के बाद वो अपने मूल्यांकन करा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो तय बात निकलकर सामने आ रही है वो यही निकलकर सामने आ रही है कि जो मंत्रिमंडलीय समिति तय करेगी कि जो अभी तक उन्होंने असाइनमेंट्स जमा किए हैं उनके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन जो हो सकते हैं उनके आधार पर उन्हें रिजल्ट दिया जाए। उसके बाद अब भविष्य की चुनौतियां भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं कि इन फ्यूचर, चूंकि जून का वक्त आ चुका है और यही वो समय होता है जब 12वीं पास करने के बाद विद्यार्थी अपने आगे के भविष्य को तय करते हैं, कॉलेज लाइफ की शुरुआत करते हैं, और वो कॉलेज लाइफ जिसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत अभी तक करते आए हैं और आगे भी करनी है। या तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अलग अलग फील्ड हैं, और उन सबके लिए अगर यही वो समय है जब उन्हें निर्णय लेना होता है, एडमिशन की प्रोसेस शुरू करनी होती है। लेकिन चूंकि पैंडेमिक के दौर में सब काम देरी से हुए हैं, विलंब हर स्तर पर हुआ है, तो फिर उसमें भी अब उन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी फैसले लिए जा रहे हैं, और किस तरह से एडमिशंस होंगे, किस तरह से आगे पढ़ाई की व्यवस्थाएं होंगी, वो भी धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी। लेकिन यह सबसे बड़े असमंजस का विषय बना हुआ था, उस पर काफी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। कल ही जब सीबीएसई बोर्ड के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी, तब उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था कि विद्यार्थियों का जो जीवन है वो महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, उनकी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। इस वजह से किसी भी तरह से ये गलत फैसला ना हो जाए, यही वजह है कि यह फैसला लिया गया कि एग्जाम रद्द किए जाते हैं, क्योंकि सेहत सबसे जरूरी है। और इस वक्त पन्ना से हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पन्ना से हमारे संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय, सवाल यह है कि क्या विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है इस खबर के बाद? कोई प्रतिक्रिया अभी विद्यार्थियों की या फिर उनके परिजनों की निकलकर सामने आई? संजय जी, दीपेश, मेरी 1-2 विद्यार्थियों से बात हुई है। जो विद्यार्थी हैं, जो वॉइस है, वो तो खुश है। साफ तौर पर जो बालक हैं वह तो खुश है कि बिना परीक्षा दिए मैं कॉलेज पहुंच गया, 12वीं में मुझे परीक्षा नहीं देनी पड़ी। लेकिन जो गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स से मेरी बात हुई है, लड़कियों से, जो परीक्षा की तैयारियां कर रही थी, और उनका कहना है कि कोविड ना होता तो हम परीक्षा देते और कंपटीशन करना चाहते थे, हम 95% के ऊपर मार्क लेके आते, लेकिन इस बार हमें परीक्षा नहीं देनी पड़ी। और सारे जो कम पढ़ने लिखने वाली हमारी साथी बहनें थीं वो भी हमारे साथ में एक साथ ही पास हो गई, जिसका मुझे दुख है। जब उनसे बात हुई कि हालांकि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि अगर कोई चाहे कोविड काल के बाद परीक्षा दे सकता है, तो कुछ छात्रों ने यह भी रुचि दिखाई है कि अगर कोविड काल के बाद उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा तो वो परीक्षा देना भी चाहेंगी। हालांकि जो बालक हैं वो बड़े खुश हैं। लड़कों में देखा जा रहा है कि जो बालक हैं 12वीं के वो बड़े खुश हैं। दीपेश, सेहत को लेकर परिजन बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? संजय
जी निश्चित रूप से मेरी जो परिजनों से अभिभावकों से बात हुई है कि आपका क्या कहना है, तो उनके अंदर खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो तीसरा फेज आएगा वो बच्चों के ऊपर आ सकता है। इस वजह से शायद वो बड़े खुश हैं कि चलो बच्चों को हम घर पे सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक का बेहद महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान अपनी प्रशासनिक कुशलताओं से संक्रमण पर नियंत्रण पाने वाले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन का क्या है तरीका, कैसे मुख्यमंत्री ने सावधानी बरतते हुए प्रदेश को आपदा से बाहर निकाला, आखिर सुबह की शुरुआत से लेकर देर रात तक काम करने का सीएम शिवराज का क्या है तरीका, कैसा कोताक है सीएम शिवराज का रूटीन, कैसे सावधानी बरतते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश को दिया है जिंदगी का मंत्र, हम आपको आज बताने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे जननायक हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान जनता को आपदा से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। घंटों बैठ के उसके फैसले, अफसरों से फोन पर चर्चा और जिलों के दौरे के जरिए मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में हर वो मुमकिन उपाय किए जो संकट काल में लोगों के लिए राहत बन सके। पूरे कोरोना काल में आम और खास सभी को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह देने वाले मुख्यमंत्री ने खुद कोविड-19 की प्रोटोकॉल का पालन किया। खुद एहतियात बरतते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बताया कि कोरोना से बचाव का एकमात्र जो उपाय है वह है सावधानी। हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान अपनी दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। सूर्योदय के साथ अपने काम की शुरुआत करने वाले सीएम शिवराज की शुरुआत योग और ध्यान के साथ शुरू होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री अफसरों से फोन पर जिलों का फीडबैक लेते हैं। हर दिन एक पेड़ लगाने के संकल्प के साथ काम को आगे बढ़ाते हैं। मंत्रियों, अधिकारियों के साथ बैठकों में निश्चित दूरी और मुंह पर मास्क जरूर लगाते हैं। जिलों का फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल बैठकों को तवज्जो देते हैं। जिले के दौरे के दौरान भी सीएम शिवराज कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखते हैं। सीएम शिवराज जिस गाड़ी में बैठकर सफर करते हैं उसमें सिर्फ 3 लोग शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री, उनका ड्राइवर और शैडो पीएसओ। सीएम की कार के बीच का हिस्सा प्लास्टिक से कवर रहता है ताकि बातचीत के दौरान आगे बैठे ड्राइवर, पीएसओ और मुख्यमंत्री के बीच संक्रमण की दूरी बने रहे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के साथ शामिल होने वाले स्टाफ और सुरक्षा कर्मी भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हैं। सीएम शिवराज की कार ड्राइव करने वाले ड्राइवर और पीएसओ मुंह पर मास्क, सर पर प्लास्टिक कवर लगाने के साथ ही जूते को भी प्लास्टिक से कवर रखते हैं ताकि बाहर का संक्रमण अंदर ना जा सके। जिलों में दौरों और बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि एयरपोर्ट या हवाई पट्टी पर कोई कार्यकर्ता, नेता या अफसर उनको रिसीव करने नहीं आएगा। जिला क्राइसिस ग्रुप की बैठकों में भी निश्चित दूरी पर प्रभारी मंत्री, विधायक और अफसर बैठते हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना से सावधानी बरतने की अपील करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद भी पूरी तरह से कोरोना के गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करते हैं। हालांकि कोरोना की पहली लहर में सीएम शिवराज संक्रमित हो गए थे और अस्पताल में भर्ती हुए थे। इस दौरान भी वे लगातार मंत्रियों, अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठकें करते रहे। कोरोना काल में लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने का प्रयास अस्पताल से करते रहे। संक्रमण से ठीक होने के बाद दोगुनी ऊर्जा के साथ सीएम शिवराज कोरोना की दूसरी लहर में काम पर जुट गए। कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए सीएम ने लोगों को जिंदगी का मंत्र देने का काम किया। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज के घंटों काम करने का असर ये हुआ कि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में सीमित हो गया और अब प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से बाहर निकलकर अनलॉक की तरफ बढ़ गया। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
लोगों को मिली राहत। जबलपुर में अनलॉक के बीच बड़े व्यापारियों का फूटा गुस्सा, तहसीलदार और एएसपी की गाड़ी को घेरा, प्रमुख बाजारों को बंद रखने के जिला प्रशासन के फैसले का किया विरोध। बीएसपी विधायक रामबाई के पति की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज, कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की सरकारी गाड़ी में देसी शराब पी रहे स्टाफ का वीडियो वायरल, 3 लोग पी रहे थे शराब, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी तो सभी भागे। स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी में शराब पीने के मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर प्रभुराम चौधरी पर निशाना साधते हुए सीएम से कार्रवाई की मांग की। शर्तों के साथ एमपी अनलॉक, राशन, सब्जी, डेयरी सहित जरूरी दुकानें खोलने की छूट, विवाद में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति, 15 जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। पुलिस के सहाय में अनलॉक होगा भोपाल, सड़क पर उतरेंगे 2000 जवान, नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, फील्ड में कोरोना स्क्वाड संभालेगी मोर्चा। आज से ग्वालियर अनलॉक, लेफ्ट राइट पैटर्न पर खुलेंगे बाजार, सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे मार्केट, ऑटो, ई रिक्शा 2 सवारी के साथ चलेंगे, शादी में 20 लोग हो सकेंगे शामिल। जबलपुर में ब्लैक फंगस ही नहीं, मानसिक रोग भी बढ़ा रहे चिंता, कोरोना से स्वस्थ हुए 70% मरीजों में पाए गए मानसिक रोग के लक्षण, रोजाना 30 से 40 मरीज जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे। प्रशासन ने कोरोना कंट्रोल रूम में भी एक मनोचिकित्सक की लगाई ड्यूटी। देश की जानी मानी संस्थाओं ने अनलॉक के दौरान लगाया एमपी में पॉजिटिव केस का अनुमान, आईआईटी कानपुर और हैदराबाद की स्टडी में खुलासा, 15 जून तक एमपी में कोरोना के 1500 केस रोज आने का अनुमान। कोरोना पर भारी पड़े पति पत्नी, घरों में रहने के दौरान पारिवारिक कलह के मामले बढ़े, 7500 से अधिक आई शिकायतें, मारपीट प्रताड़ना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। एमपी में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, 33 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5%, 17 जिलों में पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, अनलॉक की प्रक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर में दुकान खोलने पर हंगामा हो गया। शराब दुकान खोलने पर हंगामे की स्थिति देखने को मिली है। शोरूम और मार्केट नहीं खुलेंगे, सैकड़ों व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। शराब दुकान खोले जाने के खिलाफ हंगामा करते हुए व्यापारी नजर आए हैं। बीजेपी विधायक और कांग्रेस नेता में बहस तक हो गई। धक्का मुक्की के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की मांग पर विचार करने की बात कही जा रही है। सभी दुकानें खोली जाएं, ये चैंबर ऑफ कॉमर्स की मांग है। तो जब से अनलॉक की शुरुआत हुई है, तब से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अब ये मांग उठाई है कि सभी दुकानों को खोला जाए, सभी दुकानों को अनलॉक किया जाए। मार्केट के दुकानदार अब हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिल रही है या जिनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। इनका यह भी कहना है कि शराब दुकानें खुल सकती हैं तो हमारी दुकानें क्यों नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या ताजा अपडेट इस विरोध के बाद, क्या कोई विचार विमर्श हो रहा है? जी बिल्कुल दीपेश, ये जिस तरह से व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं, कल भी बड़ा फोहारा जो मेन मार्केट है जबलपुर का, वहाँ विरोध हुआ और आज सदर का जो मेन मार्केट है वहाँ विरोध हुआ। और सभी व्यापारियों ने जब हंगामा किया तो वहाँ भाजपा कांग्रेस के नेता पहुंच गए। कांग्रेस विरोध कर रही थी कि सरकार, प्रशासन भेदभाव कर रहा है व्यापारियों के साथ। तो बहरहाल जब भाजपा विधायक पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, तो उन्होंने इस बात पर सहमति दी है कि हम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग होती है उसमें हम तत्काल इस मुद्दे को रखेंगे और व्यापारियों की जो मांग है उसका समाधान कुछ न कुछ निकाला जाएगा। इस बात पर सहमति बनी और प्रदर्शन खत्म हुआ है। लेकिन ये एक सवाल अभी भी जहां के तहां है कि आखिर शराब दुकानें खोलने की अनुमति देने के पीछे क्या मंशा है। व्यापारियों ने सीधा आरोप लगाया है कि सरकार को अपने राजस्व की चिंता है, लेकिन व्यापारियों की, आम आदमी की उन्हें कोई चिंता नहीं जी। तो अब देखना ये होगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कब होती है और उसमें किस तरह से फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। उधर शाजापुर में किसानों ने सोयाबीन का बीज नहीं मिलने से नाराज होकर जमकर हंगामा कर दिया। किसानों ने
आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। वहीं कलेक्टर ने आदेश जारी कर बीज केंद्र को बंद कर दिया है। अब किसान सिर्फ सहकारी सोसाइटी से ही बीज ले सकेंगे। इस आदेश के बाद जिन किसानों ने आज का टोकन लिया हुआ था, उन्हें बीज मिल रहा था, वे बीज केंद्र पर पहुंचने लगे और उन्होंने हंगामा किया और फिर नेशनल हाईवे बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जिन किसानों को आज का टोकन मिला था उन्हें बीज दिलवाया गया। आपको बता दें कि सरकारी बीज केंद्र से सब्सिडी के जरिए बीज का वितरण किया जा रहा है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां पर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।